तो संकल्पनाएं सत्य भी होती है, असत्य भी होती है, कथाएं सत्य भी होती है, असत्य भी होती है। लेकिन कुछ कथाओं का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि आपको वो सत्य लगती है, प्रतीत होती है, और धीरे धीरे हमें ऐसे महसूस होता है यही सत्य है। ऐसे दो सबसे बड़े नैरेटिव्स यदि हमारे देश में देखने होंगे हमें, तो एक है सर्वधर्म समभाव। ये कहां पर दिखाई देता है, आप मुझको बता दो। सर्वधर्म समभाव केवल हमारे हिंदू साधु संतों के मंच से होता है। एक मुस्लिम मौलाना नहीं बोलता है, एक चर्च का पादरी नहीं बोलता है, एक और कहीं पर भी, चाहे वो बुद्धिस्ट सम्मेलन हो, कहीं पर भी हो। तो नैरेटिव क्या बना है? सर्वधर्म समभाव। सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है? सर्वधर्म समभाव। कहाँ लिखा ये अर्थ? है ही नहीं कहीं पर। लेकिन नैरेटिव ऐसे बनाया गया, संकल्पना का निर्माण ऐसे किया गया कि लोगों को सच लगने लगा कि नहीं, सर्वधर्म समभाव होता है। और इसलिए ये जो झूठ को सच बनाने का और सच बना करके प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इसी को नैरेटिव्स का युद्ध कहा जाता है। एक उदाहरण लेंगे हम। 2014 में मोदी सरकार केंद्र में आई तो भारत में क्या चालू हुआ? सबसे पहले इंटॉलरेंस आ गया। फिर आमिर खान ने कहा कि मेरी बीवी को डर लग रहा है, हम विदेश में रहना चाहते हैं। अब तक तो गया नहीं। फिर बाद में अवार्ड वापसी चालू हो गई। फिर मॉब लिंचिंग आ गई अखलाक के बाद में। फिर उसके बाद में दिल्ली के दंगे होने हो गए। फिर उसके उपरांत हेट स्पीच का अभी एक नया एजेंडा चला। साबित करने का प्रयास क्या चल रहा है? नैरेटिव क्या है? नैरेटिव है हिंदू जो है वो आक्रामक है, हिंदू दूसरों को या माइनॉरिटीज को पीड़ित करके या उनको पीड़ा दे करके रहना चाहता है, या हिंदू कोएग्जिस्टेंस, सहजीवन को मानता नहीं है। ये यहाँ के माइनॉरिटीज को निकाल रहा है। मुझे बहुत खुशी है आज इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का भागीदार बनने में और इतिहास के इस क्षण का भागीदार बनने में, जहां की ना सिर्फ हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, पर पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र और सनातन की थीम में ढले, ऐसी हमारी मांग है। साथ ही साथ इसी क्रम में जो काशी विश्वनाथ का केस चल रहा है, मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि 2 कोर्ट से हम काशी विश्वनाथ का केस मेंटेनेबिलिटी के इशू पे जीत चुके हैं। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी 12 सितंबर 2022 को और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट 31 मई 2023 को ये होल्ड कर चुकी है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और साथ ही साथ जो वहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, उसकी एएसआई जांच का ऑर्डर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को किया है, जिसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इस समय अपील में है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट ऑफ हियरिंग 6 जुलाई है। तो इस समय पूरे परिसर का एएसआई सर्वेक्षण की भी हमारी मांग है और हम ये चाहते हैं कि पूरे परिसर का एएसआई सर्वेक्षण हो। और जो सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसकी एक एविडेंटरी वैल्यू है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन की वैल्यू है, जिसकी अगली डेट 7 जुलाई ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में है। साथ ही साथ मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे काफ़ी केसेस फाइल हो गए थे मथुरा के सिविल कोर्ट में, और ये इम्पॉसिबल था वहाँ पे ट्रायल होना। इसलिए हमने मांग की थी कि सारे केसेस ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाए। सेक्शन 24 की पावर एक्सरसाइज करते हुए सीपीसी में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सारे केसेस को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है और अब राम मंदिर के केस की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मंदिर अधिग्रहण का विषय है, जहाँ पे सरकार ने काफ़ी मंदिर को टेक ओवर कर रखा है, हमारी ऐसी मांग है कि जितने एंडोमेंट एक्ट बने हुए हैं रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा, ये सारे एंडोमेंट एक्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, 26 और 27 का वायलेशन है। इन सारे एंडोमेंट एक्ट्स को असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। एक हिंदू बोर्ड बनना चाहिए जिसमें शंकराचार्य, महान पुजारी, पीठाधीश्वर, उन सबको जगह मिले, और जहाँ जहाँ टेम्पल में मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे हिंदू बोर्ड को वो टेम्पल सौंपा जाए, ना कि सरकार उसका अधिग्रहण करे।